हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस की, जो Z 2020 में हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इनका वीडियो सोल्यूशन देखें। फर्स्ट सेट पर हम नजर डालते हैं। इस सेट पर 3 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। विंध्या, शबनम एंड अमला are interning at a software organization as part of the requirement of their B school curriculum। तो वो इंटर्न कर रही हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय वो नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अलॉटेड ईच ऑफ देम अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। इन द फर्स्ट मीटिंग विद द HR head, they are informed of a PPO possibility, that is pre-placement offer, that is an offer to join the company after their MBA based on their performance. All of them are eager to convert their internship into a job offer. Each of them is assigned a mentor who evaluates the intern's performance along with the HR head. तो सबसे पहली बात है, आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कौन करेंगे? मेंटर और HR हेड। मेंटर का काम होता है सिर्फ परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर आपको गाइड देना, डायरेक्शन देना, आपको एक बेसिक गाइडलाइन बताना कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है और कभी कोई दिक्कत हो आपको तो उसमें आपको असिस्ट करना, आपको अगेन एक हेल्प करना कि क्या आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज द पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड। और आप अभी इंटर्न कर रहे हैं, आप कॉलेज में अपना MBA कर ही रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में अवेयर ना हो जो ऑर्गेनाइजेशन में हम जनरल वे में यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द सेकेंड वीक ऑफ हर 8-week इंटर्नशिप, अमला रियलाइजेस that the project requires inputs from subjects she studied in her third semester। तो यहां पर कुछ इनपुट की जरूरत हमें बात कर रहे हैं यहां पर, और ये इनपुट कहां से हमें मिलेंगे? उन सब्जेक्ट से जो she studied in her third semester। However, during the third semester, Amla was significantly distracted by an inter-college sports meet। किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई, affecting her grasp of the subjects। Which of the following is most appropriate way forward for Amla? इशू क्या है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप भी चाहते हैं कि आपको PPO पॉसिबिलिटी जो है वो नजर आए, आपको वो एक जॉब ऑफर में मिले यहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? प्रोजेक्ट के दौरान कुछ एक ऐसा इनपुट है जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था पर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं थी बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमें अच्छा करना ही है, वरना PPO हमें नहीं मिलेगा। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। अमला शुड रिक्वेस्ट हर मेंटर to allocate a different project because of her limited familiarity with the inputs required। एक तरह से ये हो गया कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप दूसरा प्रोजेक्ट मांगेंगे। मान लीजिए उसमें भी कोई दिक्कत आई, वहां कंफर्टेबल नहीं है, आप तीसरा प्रोजेक्ट मांगेंगे। आप अपना प्रोजेक्ट तो इस तरह से पूरा कर लेंगे बट एक अच्छा इंपैक्ट आप नहीं डालेंगे, PPO पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। Amla should disclose to the mentor her limited understanding of the required inputs and seek his suggestions। Definitely, because आप के जो मेंटर है वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, वो आपको असिस्ट भी करेंगे जहां उन्हें लगेगा कि जरूरत है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। तो अपनी बिल्कुल जेन्युइन जो आपकी सिचुएशन है वो आप उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे क्लियर नहीं है, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें या सजेस्ट करें मुझे क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है कि मेंटर को ये पता चल जाएगा कि आपको ये चीजें नहीं आती है। हर चीज अगर आपको आती तो आपको वहां पर ऑलरेडी इंटर्न के लिए आने की जरूरत नहीं थी, आप प्रोबेबली जॉब कर रही होती। आपको कुछ चीजें नहीं आ सकती हैं और इसी के लिए आप असिस्टेंस के लिए अपने सीनियर, अपने मेंटर के पास जा सकते हैं। ये हमारा आंसर ऑप्शन होना चाहिए। बाकी एक बार हम बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डाल लेते हैं। अमला शुड सीक शबनम्स हेल्प हु परफॉर्म्ड वेल इन द थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने अच्छा स्कोर किया तो वो मेरी अच्छी मदद कर पाएंगी ना। यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है कि प्रोजेक्ट और कॉलेज की स्टडीज दोनों में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा है या जो कॉलेज में आपने अच्छा परफॉर्म किया जिस स्टूडेंट ने, वो प्रोजेक्ट में भी अच्छा कर पाए, क्योंकि ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है। और अगर किसी मान लीजिए पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है या जो आपके क्लासमेट है उनकी असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले ये जानकारी आपके मेंटर को होनी चाहिए कि आपको यहाँ दिक्कत आ रही है। अगर वो कहते हैं कि सर्च फॉर अ फ्रेंड जो कि आपकी इस फील्ड में मदद कर सके, तो डेफिनेटली विल गो फॉर इट। बट शुरुआत में ये सजेशन मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्या है? अमला शुड रियलाइज दैट शी मे नॉट गेट अ PPO एंड सो फोकस ऑन नेटवर्किंग विद द एक्सपीरियंस टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन।
कि भाई मुझे पीपीओ तो मिलने वाला है नहीं, तो एक काम करती हूँ, मैं अपना नेटवर्क मजबूत करती हूँ। एक्सपीरियंस टैलेंट जो है, एक तरह से ये आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। आपने मान लिया है कि अब आपसे काम नहीं हो पाएगा और आपने हार मान ली है। पीपीओ आपके प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन और उसमें आपने क्या इनपुट दिया है उस पर बेस्ड होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। Amla, after studying the organization for a week, should design her own project and pitch it to her mentor. आपको जो काम दिया गया है, जो गाइडलाइन दी गई है, आपको उसी में ही वर्क करना होगा। अगर आप गाइडलाइन के बाहर जाके काम करेंगे तो उस प्रोजेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। उसको इवैल्यूएट करते समय आपका मेंटर कहेगा कि भाई ये काम तो मैंने आपको दिया ही नहीं, आपने काम किया क्यों? तो इससे अगेन एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vindhya's project is about understanding employee perception regarding the organization's HR policy. एम्प्लॉय क्या सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन की HR पॉलिसी के बारे में, उसको समझने का प्रोजेक्ट उन्हें मिला है। अगेंस्ट हर ओन इंस्टिंक्ट शी इज सजेस्टेड बाय हर मेंटर टू इंटरव्यू ओनली द गुड परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई बाय हिज ऑफिस बिकॉज पुअर परफॉर्मर्स ही बिलीव्स यूजुअली क्रिप अगेंस्ट द policies. Which of the following courses of action will best enable Vindhya to provide the organization with the complete picture? हम organization को एक complete picture provide करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मेंटर ने हमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आपको सिर्फ अच्छे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं से बात करनी होगी जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये मानना है कि जो अच्छे परफॉर्म नहीं करते वो जनरली पॉलिसीज के अगेंस्ट क्रिप करते हैं। तो क्योंकि यहां पर आपको मेंटर ने एक गाइडलाइन दी है, हमारा जो फोकस होगा वो उस गाइडलाइन पर ही होगा। बट बिकॉज हमें लगता है कि कुछ और एरियाज भी हो सकते हैं जहां हमें एक्सप्लोर करना हो, तो उसके बारे में हमें सोचना होगा कि कैसे हम एक बैलेंस ट्राई कर सके। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विंध्या शुड कंप्लीटली कंप्लाई विद हर मेंटर सजेशन। ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो आपको करना है, बट देन आप फिर कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम थोड़ा सा डाउटफुल की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। विंध्या शुड इग्नोर हर मेंटर्स डायरेक्टिव, कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल बट कंपाइल रिपोर्ट सेपरेटली फॉर द गुड परफॉर्मर्स एंड द पुअर परफॉर्मर्स। ठीक है, मेंटर ने कहा है कि आपको सिर्फ गुड परफॉर्मर से बात करनी है, पर मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूं, तो मैं गुड और पुअर परफॉर्मर दोनों का डेटा कलेक्ट करूंगी और केवल हो सकता है जरूरत पड़ने पर जो मेरे मेंटर मांगेंगे मैं इनको गुड परफॉर्मर का डेटा दे दूंगी। कोई बुराई नहीं है, आप एक बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप पुअर परफॉर्मर का डेटा भी उनके साथ शेयर करें, लेकिन इसमें एक तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी और फिर अगेन आप उन परफॉर्मर के पास जाके बात करेंगे। हो सकता है आपके मेंटर कहें कि बेटा मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया था कि आपको इनसे बात नहीं करनी है, तो फिर आप उनके पास क्यों गए? ये एक अच्छा इंप्रेशन लीड नहीं करेगा। अगर कोई और चॉइस नहीं मिलती है तो हम इसको आंसर मार्क करेंगे, अदरवाइज हम एक बेटर ऑप्शन की तलाश में यहाँ पे अभी भी रहेंगे। विंध्या शुड रिपोर्ट दिस रिस्ट्रेंट टू द एचआर हेड रिक्वेस्टिंग हर इमीडिएट इंटरवेंशन इन द प्रोजेक्ट। आपके मेंटर के अगेंस्ट आप एचआर हेड के पास जा रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। इवन इन जॉब में भी आप अगर मेंटर आपका जो है, आपके जो सीनियर है वो आपको कोई सजेशन दे रहे हैं, यू आर नॉट ओके विद इट, आपको उन्हीं से ही बात करनी होती है। आप उनके बॉस या किसी थर्ड पर्सन के पास जाके अगर कंप्लेन करेंगे, इट विल गिव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट एंड अल्टीमेटली आपका पीपीओ के चांसेस तो खत्म हो जाने वाले हैं। ये आंसर नहीं होगा। विंध्या शुड रिक्वेस्ट द एचआर हेड टू अलॉट हर अनदर मेंटर विदाउट डाइवर्जिंग द रीजन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्न कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटीज बड़ी लिमिटेड है, आपका भी रेपुटेशन बनना बाकी है। आप जाके एचआर हेड से कहें मुझे मेंटर चेंज कर दीजिए, रीजन नहीं बताएंगे, डू यू बिलीव कि वो आपको ऐसा अलॉट करेंगे कि दूसरा एचआर आपको मेंटर अलॉट कर दिया जाए? आपसे पूछा जाएगा कारण, और ये बात अगर डिस्क्लोज होती है कि किस रीजन से आप जाना चाह रहे हैं, तो अगेन ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देगा। ये वाला आंसर हमारा नहीं होना चाहिए। विंध्या शुड मीट ओनली दोज आइडेंटिफाइड बाय हर मेंटर। ठीक है, मेंटर ने कहा है मैं उनसे मिल रही हूं, बट ऑल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एज वाई देयर अदर कलीग्स आर डिस्क्रिप्टेड। तो मैं उनसे नहीं मिल रही जिनको मिलने के लिए मुझे मना किया गया है, तो इसका मतलब मैं अपनी गाइडलाइन जो है मेंटर ने दी उसको मैं फॉलो कर रही हूं, पर साथ में क्योंकि मुझे कंप्लीट पिक्चर आइडिया मेरे को रखना है कि क्या वजह है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को एक सही पिक्चर देना। तो क्यों ना मैं जो गुड परफॉर्मर्स हैं उनसे ये पूछूं कि बाकी जो है अदर कलीग्स हैं वो डिसग्रंटल्ड क्यों हैं। अगर उनसे मुझे आइडिया लग गया तो हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके लिए मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ, इसमें कहीं भी किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो फिफ्थ ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन से एनी डे बेटर होगा और यही हमारा आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, शबनम हु इज वर्किंग ऑन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वर्क लाइफ बैलेंस। नाउ इनका टारगेट क्या है, इनका प्रोजेक्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस। किसका? सेल्स
एग्जीक्यूटिव्स का हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट देयर फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स। यहाँ पर कुछ डिटेल हमारे पास लिखी गई है। इनको पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लें। शबनम थिंक्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल इज हायर देन रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है, ये वो बिलीव करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव रीजंस कैन एनेबल शबनम बेस्ट सब्सटेंशिएट हर थिंकिंग। उनकी थिंकिंग क्या है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है। तो इन 5 रीजंस में से हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो 3 रीजंस जो उनके ये जो बिलीव है उसको सब्सटेंशिएट करते हैं। अब हम इन रीजंस पे नजर डालते हैं। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स विद की कस्टमर्स। ये इनफैक्ट इनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि इनका तो मानना है कि रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंट मीटिंग से फायदा। तो ये तो किसी हालत में सब्सटेंशिएट ना करके इनफैक्ट ये अगेंस्ट जा रहा है। तो जहां कहीं भी ऑप्शन में 1 है उन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा, फर्स्ट ऑप्शन, और 5th ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? ट्रैवलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सनल लाइव्स ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एज मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल। अगर ट्रैवलिंग से उनकी लाइफ पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो फिर ट्रैवलिंग करेंगे क्यों? तो उनका ये मानना कि जरूरत से ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये सेंटेंस उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये तो कह रहा है कि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनकी लाइफ सिंगल है, तो अननेसेसरी ट्रैवल करना वो भी क्यों चाहेंगे? सो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, सेकंड रीजन। तो ऑप्शंस में से हम सेकंड जहां जहां है उसे हटा देंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगा और वो है 3, 4, 5। एक बार इन तीनों रीजंस को एक बार कंफर्म कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि कहीं कोई डाउट ना हो हमारी अप्रोच में। ट्रैवल एनहांसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स सिंस देयर फिक्स्ड सैलरीज आर लो। क्यों ज्यादा वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो जाए, क्योंकि उनकी फिक्स सैलरी कम है, ट्रैवल के थ्रू वो कुछ एक्स्ट्रा मनी बना लेते हैं, इस वजह से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये इनकी बात को सपोर्ट कर रहा है। वो कह रही जरूरत से ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं। फ्रीक्वेंट ट्रैवल हैज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन मार्केट बजट गिवन द करंट हाई मार्जिन फ्रॉम सेल्स। कोई इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल ये भी सपोर्ट कर रहा है। द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर ट्रैवल। वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यहां जाना है, यहां करना है, ये हमें पिच करना है, इनसे हमें मिलना है। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो डेफिनेटली ये जो 3 हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स या जो रीजंस दिए गए हैं, ये उनके इस आइडिया को सब्सटेंशिएट करते हैं दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल इज हायर देन रिक्वायर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट सेट पर। इंफॉर्मेशन को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अ मल्टीनेशनल कंपनी MNC सोर्सेस प्रिस्टीन नेचुरल स्प्रिंग वाटर फ्रॉम बोरिंग अ विलेज इन सतपुरा माउंटेन्स। द अनप्रोसेस्ड नेचुरल स्प्रिंग वाटर इज डायरेक्टली बॉटल्ड बाय द MNC। किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ये डायरेक्टली इसको बॉटल कर लेते हैं। द कंपनी ब्रांड्स इट एज नेचुरल स्प्रिंग वाटर and sells at 50% premium vis-a-vis other brands that sell processed water। तो क्योंकि आप नेचुरल स्प्रिंग वाटर करके इसको सेल कर रहे हैं, अनप्रोसेस्ड है, तो आप एक प्रीमियम भी इसके लिए चार्ज कर रहे हैं। द लोकल पंचायत अंडर द पंचायती राज एक्ट कंट्रोल्स द स्प्रिंग वाटर यूसेज। Hence, the company signed a 30-year contract with the panchayat for exclusive access to the spring water for business purposes। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव एक्सेस की। दिस कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द पंचायत रेवेन्यूज बिसाइड्स प्रोवाइडिंग 250 जॉब्स इन द पंचायत। तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और रेवेन्यू भी मिल रहा है। कंपनी का तो डेफिनेटली फायदा हो ही रहा है। द स्प्रिंग ऑल्सो मीट्स डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ द पीपल एट बोरी एंड द सराउंडिंग विलेजेस। तो उस पानी का इस्तेमाल जो गांव के लोग हैं वो खेती के लिए भी कर रहे हैं, उसके आसपास के जो गांव हैं वो भी इसको यूज कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक यूज में भी आ रहा है, एग्रीकल्चरल यूज में भी आ रहा है। क्वेश्चन पे नजर डालें। चंचला ओन्स अ स्मॉल पार्सल ऑफ फार्मिंग लैंड इन बोरी। शी ग्रोज कैनाबीज इन सम पार्ट ऑफ हर लैंड एंड अर्न्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट। तो वो क्या कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं कैनाबीज को। अगेन हमें यहाँ पर इस इशू में नहीं जाना है कि लीगल है या इलीगल है। हो सकता है उनके पास पर्टिकुलरली इस चीज को ग्रो करने का लाइसेंस हो, लेकिन हाँ वो एक अच्छा खासा पैसा इससे कमा रही। सून आफ्टर द बॉटलिंग प्लांट वाज कमीशन, चंचला इंस्टिगेटेड बाय अ लैंडलॉर्ड विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट starts accusing the MNC of robbing her of water impacting her livelihood। ना ये जो कंप्लेन है क्या ये जेन्युइन कंप्लेन है? नहीं है।
क्योंकि इंस्टिगेटेड बाय अ लैंडलॉर्ड विद द वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वो जो अक्यूज कर रही है एमएनसी को कि आपने भाई रॉब किया है मेरे को पानी से और अब मेरे को मेरी लाइवलीहुड पर इसका असर हो रहा है, ये जेन्युइन कॉज यहां नहीं है, इसमें कहीं कोई जेन्युइनिटी नजर नहीं आ रही है। शी थ्रेटन्स टू टेक द एमएनसी टू द कोर्ट, कि मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करूंगी। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट सॉल्व द एमएनसीज प्रॉब्लम। नंबर 1, प्रॉमिस टू एम्प्लॉय चंचला 17-year-old सन एज ही टर्न्स 18। एक तरह से आप उनको कह रहे हैं कि आप हमारे अगेंस्ट केस मत कीजिए, हम आपको भी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट, आपके बच्चे को भी हम रोजगार दे देंगे। ठीक है, ये एक बार को कंसिडर किया जा सकता है, पर इसे लॉन्ग रन में एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बिकॉज कल दूसरा पर्सन जिसका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट हो वो इसमें आ सकता है। तो आने वाले समय में कंपनी के लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएंगी। प्रोबेबली हम ये कहेंगे कि ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिक्वेस्ट द पंचायत टू एक्स कम्युनिकेट चंचला फॉर कल्टिवेटिंग कैनबिस। हमें नहीं मालूम है कि क्या कैनबिस उनको ग्रो करने के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट से मिला है या नहीं मिला है, और यहां पर अगर आप उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, कंपनी जो पंचायत है उनसे कह रहे हैं, तो हो सकता है ये इश्यू थोड़ा और बढ़ जाए, हमें नहीं मालूम है। ये एक तरह से आपके अगेंस्ट कोई केस कर रहा है, आप उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहे हैं, पर ये एडवाइजेबल नहीं है। इन अ लॉन्गर रन आप इससे अपने फ्रेंड्स कम और एनिमी ज्यादा बनाएंगे। बाय चंचलास प्रोड्यूस एट अ प्रीमियम ऑफ 30% टू द मार्केट प्राइस। हमारा काम कैनबिस को सेल करना नहीं है, हमारा काम है नेचुरल स्प्रिंग वाटर जो है उसे सेल करना। तो अगर हम यहाँ पर उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे 30% प्रीमियम पे, तो हम करेंगे क्या उस प्रोडक्ट का, और क्या हम उसके लिए सही अथॉरिटी हैं या नहीं है, तो ये भी समझदारी नहीं होगी यहाँ पर। गेट द विलेजर्स एम्प्लॉयड बाय द एमएनसी टू परसुएट चंचला नॉट टू सू। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो सू करेंगे तो इससे सब पे असर पड़ेगा, पंचायत को जो रेवेन्यू मिल रहा है उस पर असर पड़ेगा, हो सकता है वो उन्हें ना मिले, जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा तरीका होगा उन लोगों को जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे कहा जाए कि आप उनको समझाएं, उनसे बात करें कि उसको स्यू करने से कोई फायदा नहीं है, तो डेफिनेटली उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज बाकी लोग जो उसी विलेज के हैं वही उनसे कह रहे हैं। तो यस, इसको हम अपना आंसर ऑप्शन रख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, कंपनसेट द मॉनेटरी लॉस एज परसीव्ड बाय चंचला। देयर इज नो मॉनेटरी लॉस। उन्होंने कहा मुझे मॉनेटरी लॉस हो रहा है, बट देयर इज नो मॉनेटरी लॉस इन्वॉल्व। ये तो सिर्फ इंस्टिगेट किया गया है किसी के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि हम उन पे केस कर देंगे। तो अगेन अगर आपने उनको कंपनसेट करना शुरू किया तो फिर लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे अच्छी समझदारी तो ये होगी कि बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए, और उसके लिए सही अथॉरिटी या सही लोग जो होंगे वो वही होंगे जो उस विलेज में रह रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि इससे सबका फायदा है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमएनसी हैज स्पॉटेड ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स इन देयर फोर्टनाइटली वाटर क्वालिटी एनालिसिस। केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं। द एमएनसी रियलाइजेज that this is due to the contaminated agricultural runoff flowing into the spring from the nearby fields where farmers use pesticides and fertilizers। जो आपका यूनिक प्रोडक्ट है क्या है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, अब उसमें कंटेमिनेशन हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। This requires an immediate solution. Which of the following options will best resolve द सिचुएशन फॉर द एमएनसी। इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। पेस्टिसाइड लेके तो हम मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू बॉटलिंग द नेचुरल स्प्रिंग वाटर विदाउट प्रोसेसिंग सिंस द विलेजर्स ड्रिंक इट एज इट इज। यहाँ इशू ये विलेजर्स को नहीं सेल कर रहे हैं, ये पूरे मार्केट में इनका प्रोडक्ट जा रहा है, उसके साथ एक लॉयल्टी, एक एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, और अगर कंटेमिनेटेड वाटर के बारे में पता चलेगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपके अगेंस्ट कई सारे लीगल केसेस भी फाइल हो सकते हैं। किसी भी हालत में ये समझदारी नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंस द कस्टमर्स ट्रस्ट द एमएनसी टू डू व्हाट इज गुड फॉर देम, रिमूव द कंटेमिनेंट्स एंड कंटिन्यू टू ब्रांड एज नेचुरल स्प्रिंग वाटर। आपने कंटेमिनेंट को रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब है आपने उसको प्रोसेस किया है, और हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि प्रोसेस करने वाले तो और भी लोग हैं, और अगर प्रोसेस करने वाले हैं तो जो 50% को प्रीमियम मिल रहा है वो इन्हें नहीं मिलेगा, इनका जो यूएसपी है वो खत्म हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। रीब्रांड नेचुरल स्प्रिंग वाटर एज प्यूरिफाइड स्प्रिंग वाटर आफ्टर रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स थ्रू चारकोल फिल्टरिंग। अगेन आपने प्रोसेस से किया, और प्रोसेस करते ही आपका यूएसपी खत्म, प्रीमियम खत्म, नुकसान हो जाएगा। क्लोज डाउन द बॉटलिंग प्लांट अंटिल द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड एंड इन्फॉर्म द मीडिया दैट कस्टमर इंटरेस्ट ओवरराइड प्रॉफिट कंसर्न्स। ठीक है, आप एक इमेज बिल्ड करना चाहते हैं कि हमारा
प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हम अपने प्लांट को बंद करेंगे। लेकिन बंद कर देना एक समझदारी नहीं है। हमारा पहला टारगेट होगा कोई एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढे जिससे हमारा भी नुकसान ना हो, कस्टमर का फेथ भी बना रहे, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता रहे। तो हम पहले उस पर फोकस करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो फिर हमें इसको आंसर मार्क करना होगा। सोर्स वाटर फ्रॉम एन अनकंटेमिनेटेड नेचुरल स्प्रिंग 150 किलोमीटर अवे एट एन एडिशनल ऑफ 50% टू द टोटल कॉस्ट। आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। लेकिन जब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं करेंगे हमें इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढना है। और इमीडिएट सॉल्यूशन ये होगा कि उस जगह से हम वाटर सोर्स करें जहां पर अभी क्या नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है। इन द मीनवाइल हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ फोर्थ ऑप्शन में कहा है कि प्रॉफिट हमारा इशू नहीं है। तो यहाँ पे नेचुरली कॉस्ट बढ़ गई है तो प्रॉफिट मार्जिन कम तो हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी इमेज, आपका प्रोडक्ट और जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मेंटेन रहेगा। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, द MNC is concerned about chemical contamination of the natural spring water due to agricultural runoff with pesticides and fertilizers. The MNC is looking for a sustainable solution to this contamination. Sustainable solution ढूंढ रहे हैं। 150 किलोमीटर दूर से जाके अगर हम ले भी आएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सस्टेनेबल वो नहीं रहेगा। तो हमें कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा है, क्या करना चाहिए? Which of the following courses of action will best solve the issue? Number 1, negotiate with the panchayat to gain control of the entire spring and provide alternate sources of irrigation for farming. कि हम ये पूरा जो पानी है उस पे अब हम अपना कंट्रोल करेंगे और हम आपको अल्टरनेट सोर्स जो है इरिगेशन फार्मिंग के लिए वो देंगे। इशू ये नहीं कि वो लोग पानी को यूज कर रहे हैं, इशू ये है कि वहां से जो रन ऑफ हो रहा है एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी में मिलके गड़बड़, हमें उसे रोकना है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन देने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। चेंज ब्रांडिंग फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग वाटर टू प्रोसेस ड्रिंक वाटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे उनका जो यूएसपी वो खत्म, प्रीमियम खत्म हो जाएगा। मूव टू अनदर स्टेट विद अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल स्प्रिंग, मूव करना सोल्यूशन नहीं। मूव तब करते हैं जब हमारे पास कोई और सोर्स, कोई और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, वरना यहां आज से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, कल वहां से शिफ्ट होकर कहीं और जाना पड़ेगा। एक प्लांट को शिफ्ट करना, आपका एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसके साथ बहुत सारे आपके एग्रीमेंट जुड़े हुए हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, ये समझदारी नहीं होगी। कोक्स द फार्मर्स इन द नेचुरल स्प्रिंग्स कैचमेंट टू मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए इसके फायदे क्या हैं। हो सकता है आपको कुछ इंसेंटिव उनको देना पड़े, आपके मार्जिन कम जरूर हो जाएंगे, बट इससे सबका फायदा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, उनको अच्छी प्राइस मिलेगी, आपका जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा। तो यस, ये एक डेफिनेटली समझदारी भरा सोल्यूशन है जो कि सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा सभी के लिए इन अ लॉन्गर रन। हम इससे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, पर एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लें। अक्वायर ऑल एग्रीकल्चरल लैंड इन नेचुरल स्प्रिंग्स कैचमेंट एंड अफॉरेस्ट। जो लैंड है उसको अक्वायर कर लीजिए, उसकी कॉस्ट हो जाती है। अफॉरेस्ट कर दीजिए, किसी तरह का प्लांटेशन मत रखिए, तो आप पूरे नेचुरल हैबिटेट जो है उसको गड़बड़ कर देंगे। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और डायरेक्टली अगेन डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट सेट पर फोकस करते हैं। द स्मॉल शॉप सेलिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द रिमोट विलेज ऑफ तुरतुरुंग। Because online purchases take 2 weeks or more to arrive, the small shop is a quick stop for buying items such as pen drives, USB cables. Besides selling computer peripherals, the small shop also undertakes repairs of out of warranty products. तो सबसे पहले हम जिस शॉप के बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो क्या है? ये एक क्विक स्टॉप हो सकता है। अगर आपको केबल खरीदनी है, USB केबल, पेन ड्राइव खरीदनी है, बिकॉज ऑनलाइन परचेज अगर कोई करता है तो उसे 2 वीक या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। और रिमोट विलेज है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड है, वारंटी जो प्रोडक्ट की खत्म हो जाती है उनका रिपेयर वर्क भी ये करते हैं, बिसाइड सेलिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स। क्वेश्चन क्या गिवन है? द स्मॉल शॉप विच अर्लियर रिकॉर्डेड एन एनुअल इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12% इन रेवेन्यूज हैज बीन स्टेगनेटिंग एट 4% फॉर द लास्ट 3 years। तो ग्रोथ रुक गई है, हो रही है, बट थोड़ा सा ग्रोथ जहां 12% थी वो 4% है। ड्यूरिंग विच ई कॉमर्स साइडलाइंड ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट्स। ये जो शॉप्स हैं इनको एक तरह से काइंड ऑफ साइडलाइन कर दिया गया है ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा।
The shop is struggling to increase profitability. In general, the small shop has been offering a discount on MRP to compete with e-commerce prices. तो ई कॉमर्स की प्राइसेस कम है, ये भी डिस्काउंट दे रहे हैं, एमआरपी से भी कम प्राइस पर ये सेल कर रहे हैं। तो कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि उन प्राइसेस को क्या कर सके, compete कर सके, उनको मैच कर सके। लेकिन प्राइस इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। इनका यूएसपी है, एक तो रेडीली अवेलेबल है, सर्विसेज भी दे रहे हैं, और जो टाइम डिलीवर है ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर द स्मॉल शॉप नॉट टू रिड्यूस द करंट डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर्स? जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इसको और फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत इन्हें नहीं है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। अ लार्ज fading sign prominently placed behind the shop's cash counter reads, in business and in life always be fair. आपने एक अपना मोटो बनाया हुआ है, आपने एक लिखा हुआ है कि साहब बिजनेस हो या लाइफ हो हमेशा फेयर रहना चाहिए। क्या इस वजह से आपको और डिस्काउंट नहीं देना चाहिए? ठीक है, एक अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन इससे प्रोडक्ट के सेल करने पर एक लेवल के बियॉन्ड असर नहीं आएगा, क्योंकि लोग प्राइसेस कंपेयर करते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं, अवेलेबिलिटी कंपेयर करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, recently customers from a nearby village have started shopping at the small shop for low end peripherals accounting for around 3% of the shop's total revenue. तो जो स्मॉल शॉप है उनके पास एक नया क्लाइंटेज बेस थोड़ा बनना शुरू हुआ है, लेकिन वो मेजरली किसके लिए हुआ है? लो एंड पेरिफेरल्स के लिए, और ये टोटल रेवेन्यू का केवल 3% है। तो नियर बाय विलेज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। क्या ये वजह होनी चाहिए कि वो अपना डिस्काउंट और रिड्यूस ना करें? ठीक है, एक नया मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन बहुत कम रेवेन्यू ये यहाँ पर दे रहे हैं। अभी बड़ा वाला जो मार्केट है, उनका जो बड़ा रेवेन्यू जहां से आ रहा है उस पर अभी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज काफी अच्छा प्राइसिंग ऑफर कर रही है। टू कवर इंश्योरेंस कॉस्ट, ई कॉमर्स हैज बिगन चार्जिंग अ डिलीवरी फी फ्रॉम लास्ट ईयर। डिलीवरी फी उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो कितना किया है और उससे ओवरऑल प्राइसिंग पे कितना इम्पैक्ट आएगा ये हम नहीं कह सकते। तो इसकी वजह से हम अपना डिस्काउंट नहीं दें और ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अ न्यू रेजिडेंट हु अर्लियर वर्कड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री इज कंटेम्पलेटिंग स्टार्टिंग अ बिजनेस इन द तुर्तुरुंग। इससे तो एक रिस्क और हो गई, कंपटीशन आपका जनरेट होने वाला है जो वहां पर ही शॉप खोलने वाला है, तो इसके कारण तो अपने क्लाइंट को और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये आंसर नहीं होगा। इवन दो ई कॉमर्स ऑफर्स अ ग्रेटर रेंज ऑफ चॉइसेस भी ज्यादा है, प्राइसिंग भी अच्छी है, विलेजेस प्रेफर बाइंग रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्मॉल शॉप। वो क्या खरीदना पसंद करते हैं? जो रेडिली अवेलेबल है। तो चॉइसेस ज्यादा जरूर है ऑनलाइन पर क्योंकि डिलीवरी टाइम ज्यादा है। तो थोड़ा सा एडवांटेज कहाँ है ई कॉमर्स के पास? प्राइस का। और दूसरा किसका एडवांटेज है उनके पास में? चॉइसेस का। डिसएडवांटेज डिलीवरी टाइम। और दूसरा क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट्स की सर्विसिंग भी करते हैं, तो यहां से प्रोडक्ट परचेज करने पर एक एडवांटेज विलेजर्स को डेफिनेटली इन अ लॉन्गर रन मिलने वाला है। हम कहेंगे फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिकॉज यहां पर हम जानते हैं कि हमारा जो क्लाइंटेज है वो हमारे पास क्यों आ रहा है। जब तक उस यूएसपी पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला तब तक हमें ज्यादा प्राइस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा प्राइसिंग हमारी हाई हो गई हमारी कॉम्पिटिटिव के मुकाबले, तो शायद लोग बाग जिस रीजन से आज हमारे पास आ रहे हैं कि ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं पर फायदा मिल रहा है, प्रोडक्ट सामने मिल रहा है, वो एडवांटेज खत्म हो जाए। लोग कहें कि नहीं भाई प्राइस में डिफरेंस ज्यादा है तो हमें तो वही प्रोडक्ट लेना होगा, चाहे तो इसके लिए हम 2 वीक या उससे ज्यादा इंतजार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल शॉप वांट्स टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं उसकी वैरायटी को वो क्या करना चाह रही हैं? इंक्रीज, इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव वंस, हर तरह के, इकोनॉमिकल भी और एक्सपेंसिव भी। हाउएवर इट इज अवर्स टू अक्यूमुलेटिंग अनसोल्ड प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली ऑफ द एक्सपेंसिव काइंड। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री उन्होंने कर ली और वह नहीं बिका तो फिर दिक्कत होगी कि जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है वो जमा होते जाएंगे और एक बड़ा अमाउंट उनका जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें उनका स्पेंड हो जाएगा, रादर हम कहेंगे ब्लॉक हो जाएगा। Which of the following is the best option if the small shop wants to increase the variety of the products it sells? प्रोडक्ट की वैरायटी को इंक्रीज करना है, महंगे वाले को भी लेना है, लेकिन इन्वेंट्री अपने पास जमा नहीं करनी है। इसका मतलब है जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही हम ऑर्डर कर सकें। अगर ये फैसिलिटी हमें मिल जाए तो हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और इन्वेंट्री भी हमारी नहीं बनेगी। द स्मॉल शॉप शुड मेक एन अरेंजमेंट विद द रिटेलर ऑफ द नियरेस्ट सिटी। क्या अरेंजमेंट करें? The shop can spare one of its employees once a week to procure the weekly requirement. जो requirement है वीक की उतना प्रोक्योर करके आ जाए।
इससे फायदा क्या होगा कि अगेन आपका अभी भी एक एडवांटेज क्या है कि आपका प्रोडक्ट एज कंपेयर टू ई कॉमर्स रेडीली अवेलेबल भी होगा। अब आप वैरायटी भी ऑफर कर रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री भी नहीं आ रही है। सर्टेनली ये हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। द स्मॉल शॉप शुड फोकस ओनली ऑन लो एंड पेरिफेरल्स दैट करेंटली कंट्रीब्यूट टू 60% ऑफ इट्स रेवेन्यूज। केवल लो एंड जो पेरिफेरल्स है उन्हीं पर हम फोकस करें, हाई एंड की तरफ मूव ना करें। बट ये समझदारी नहीं होगी क्योंकि आपकी बास्केट में सभी तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए। डेफिनेटली ज्यादा पैसा जो आ रहा है वो 60% कहां से आ रहा है, लो एंड पेरिफेरल से। लेकिन फ्यूचर में अगर आप ज्यादा पॉसिबिलिटीज देंगे तो हो सकता है आपका जो हाई एंड या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सके इन द ओवरऑल रेवेन्यू। तो ये आंसर नहीं होगा। द स्मॉल शॉप शुड गेट सप्लायर्स टू कुरियर इट्स रिक्वायरमेंट्स to the shop whenever needed. The suppliers require that the small shop orders a minimum quantity every month. Now minimum quantity आपने ऑर्डर करा और मान लीजिए प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो उसमें फिर दिक्कत क्या होगी, आपकी इन्वेंट्री जमा होती जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या हो रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम लेके आ जाएंगे। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये अननेसेसरली एक मिनिमम कमिटमेंट इन्वॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, The small shop should acquire extra space at lower rentals available at a distance of 3 kilometers from its current location. उससे पर्पस क्या सॉल्व होगा, आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और स्पेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इन्वेंट्री रखनी है। आप इन्वेंट्री रखना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं जितनी जरूरत हो उतना मेरा प्रोडक्ट मेरे पास हो और उतना मैं सेल कर दूं, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जो अमाउंट मैं स्पेंड कर रहा हूं उसको प्रोक्यूर करने के लिए वो मेरे लिए एक असेट बने रादर देन एक लायबिलिटी। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, द स्मॉल शॉप शुड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई एंड पेरिफेरल्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू 10% ऑफ इट्स रेवेन्यूज बट 25% ऑफ इट्स प्रॉफिट। डेफिनेटली आपका प्रॉफिट यहां पर ज्यादा आ रहा है, रेवेन्यू यहां पर जो है वो कम आ रहा है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी तो आ रहा है और वो भी 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम अपने मेजर बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या मार्क करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, एन एमर्जिंग ब्रांड ऑफर्स अ फ्रेंचाइजी टू द स्मॉल शॉप फॉर रिपेयरिंग इट्स प्रोडक्ट्स ऑन अ कंडीशन दैट अदर ब्रांड्स आर नॉट टू बी रिपेयर। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि एमर्जिंग ब्रांड वो फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं स्मॉल शॉप को, पर शर्त क्या रखी है उन्होंने, और प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए पर शर्त क्या रखी है कि आप अदर ब्रांड जो है उनको रिपेयर नहीं करेंगे। रिपेयर्स करेंटली अकाउंट फॉर 15% ऑफ इट्स रेवेन्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट हेल्प द स्मॉल शॉप टू डिसाइड ऑन द फ्रेंचाइजी, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, द स्मॉल शॉप विल हैव टू सेंड 2 of its employees for a 3 month training if it wishes to be a franchisee. The emerging brand will bear the training cost. ये तो एक एडवांटेज है कि ठीक है, अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को वहां भेज रहा हूं तो वो ट्रेनिंग उनको देंगे, इसकी खर्चा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इशू नहीं, इशू ये है कि मैं बाकी प्रोडक्ट जो है अब वो रिपेयर नहीं कर पाऊंगा और वो ओवरऑल जो अभी रिपेयरिंग है वो 15% मेरे रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। तो केवल ये एक पार्ट ऑफ कॉस्ट है जो यस बेयर कर रही है कंपनी, बट इससे मेरे ओवरऑल रेवेन्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहां पर मेरा टारगेट है कि जो मेरा अभी करंट बिजनेस है उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूं और वो मुझे क्या बिजनेस दे रहा है। द अपकमिंग ब्रांड इज वेरी न्यू एंड नीड्स फ्रेंचाइजीज डेस्परेटली, क्योंकि उनको डेस्परेटली फ्रेंचाइजीज की जरूरत है, इसलिए मुझे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए नहीं, मुझे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए क्योंकि इससे मुझे कुछ फायदा होने वाला। तो ये आंसर नहीं होगा। रेवेन्यूज फ्रॉम रिपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अबाउट 3 to 5% एनुअली। मुझे जो रिपेयर्स हैं उसमें अभी ग्रोथ नजर आ रही है 3 to 5% एनुअली। तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आज 15% रेवेन्यू में मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 to 5% मेरे को हर साल एनुअल में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं एक्सक्लूसिव इन्हीं की रिपेयरिंग ले लूंगा तो जो मेरा रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है उस पर शायद इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये मेरे लिए समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा। डेफिनेटली ये मुझे हेल्प करेगा एक डिसीजन लेने में कि मुझे क्या करना चाहिए ऑन फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नो बिग एंड रेप्यूटेड ब्रांड हैज शोन एनी इंटरेस्ट इन फ्रेंचाइजिंग द स्मॉल शॉप। दूसरों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, इससे जिसने इंटरेस्ट शो किया है उसके बारे में क्या डिसीजन लूंगा, ये इंपैक्ट नहीं हो सकता। दूसरे ब्रांड जो हैं उनको उसकी नीड नहीं नजर आती हो सकता है ये ब्रांड बिकॉज एमर्जिंग है, मे बी अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है इन अ लार्जर मार्केट, तो इसलिए ये फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं। तो दूसरे इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकता या मैं इसका फ्रेंचाइजी लूंगा या नहीं लूंगा, ये क्राइटेरिया नहीं होता है। फॉर द फर्स्ट 3 years द एमर्जिंग ब्रांड हैज ऑफर्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यूज अर्न्ड फ्रॉम रिपेयर्स द प्रीवियस ईयर। यस, एक बड़ा
मेरे को फायदा नजर आ सकता है यहाँ पर कि पहले 3 साल ये ब्रांड मुझे क्या कर रहा है, एक फिक्स अमाउंट मुझे पे करेगा। किसके इक्वल टू द रेवेन्यूज अर्न फ्रॉम द रिपेयर्स द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो हमने रिपेयरिंग से अर्न किया है उसके इक्वल एक फिक्स अमाउंट हमें करेगा। तो एक तरह से कुछ समय के लिए वो हमें कंपनसेट कर रहा है कि 3 साल तक चलिए कॉस्ट हम आपको बेयर करेंगे, आपका फाइनेंशियल कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली हमारे प्रोडक्ट को ही रिपेयर कर रहे हैं। बट व्हाट आफ्टर 3 years? क्या 3 years के बाद में इनके रिपेयरिंग पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या वो बाकी रिपेयरिंग पे जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको कंपनसेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? डाउटफुल है। दो इट लुक्स कि हाँ ऐसा करने से हमें 3 साल में फायदा मिलेगा, बट हम बिजनेस में इन अ लॉन्गर वर्क जो पीरियड है उस पर फोकस करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। When Deepti opened the package, she was aghast. She received cotton pillow covers instead of satin pillow covers she had ordered. तो मांगा कुछ और था, मिला कुछ और है। Deepti ordered them for her father from a popular e-commerce website that hosted products of many sellers. Confused, Deepti contacted the seller's office using the details given on the package. The seller's representative profusely regretted and promised to send the satin pillow covers at no extra cost. He added that Deepti need not return the cotton covers she received. Deepti happily accepted the deal. गलती हो गई, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। अब आप जब कांटेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि आप चिंता ना करें, गलती हो गई लेकिन हम आपको जो करेक्ट प्रोडक्ट है वो भेज देंगे। जो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है उसे आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका सही प्रोडक्ट हम आपके यहाँ पर बहुत जल्दी डिलीवर कर देंगे। A few days later, Deepti received another package from the seller. Unfortunately, this package also contained cotton pillow covers. वापस प्रोडक्ट आ तो गया है लेकिन अभी भी वो प्रोडक्ट आया है जो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया है। Completely disillusioned with the seller's professionalism, Deepti decided to put the use these cotton pillow covers also. ठीक है, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक तरह से मन में ये मान लिया है कि भाई ये कंपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड इनका नहीं है तो सैटिन पिलो शायद मुझे ये नहीं भेजेंगे, जो भेज दिया है उसी को यूज कर लें क्योंकि वापस अब कंप्लेंट करने से भी कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा है। अ फ्यू डेज लेटर दीप्ति रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम द ई कॉमर्स वेबसाइट। नाउ सेलर के पास से मेल नहीं आई है, ये ईमेल कहां से आई है? ई कॉमर्स वेबसाइट से, requesting her to share feedback about the seller. Deepti, frustrated with the overall online purchasing experience, she deliberately ignored it. Later that evening, over supper, her father opined that the balcony curtains needed to be changed. He suggested that they be bought from a local shop. If something went wrong, we could at least yell at the seller, he added. Deepti stared at her laptop and began writing her feedback. तो पहले तो उन्होंने फीडबैक को इग्नोर किया, लेकिन जब उनके फादर ने कहा कि ठीक है जो हमारे बालकनी के कर्टेन है उनको भी हमें बदलना है, लेकिन एक काम करते हैं इस बार इसको लोकल शॉप से खरीदेंगे, एटलीस्ट हम उन पे नाराज तो हो सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई उन पे हम चिल्ला तो सकते हैं। तो फादर यहाँ पर एक पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन आप जब परचेजिंग कर रहे हैं तो आप कोई गलत चीज पर किसी पर नाराज भी नहीं हो पा रहे हैं, गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स आप वो जो प्रेशर है दिमाग में, जो टेंशन है जिसके कारण आपने पेमेंट भी कर दिया और आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया है, ऑनलाइन में इसका कोई वे नहीं है। ये इनके फादर एक पॉइंट कर रहे हैं। एंड नाउ जब ये उन्होंने सुना तो उनका नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अब एक मैसेज लिखने के लिए तैयार हूं। एंड नाउ शी इज राइटिंग हर फीडबैक। व्हाट वुड दीप्ति डेफिनेटली अचीव बाय गिविंग फीडबैक? फोकस यहां पर करना है दैट हम बात कर रहे हैं किस पर? एटलीस्ट येल एट द सेलर। कम से कम हम उन पर जो सेलर है वो चिल्ला तो सकते हैं, अपना गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन तो रिलीज कर सकते हैं। तो अगर वो फीडबैक लिख रही हैं तो इससे क्या पर्पस डेफिनेटली अचीव होगा, हमें इस पर फोकस करना है। प्रूव अ पॉइंट टू हर फादर। कहीं कोई डिस्कशन का इशू नहीं है कि वो कुछ और वो कुछ और कहना चाहती है, फादर कुछ और कहना चाहते हैं। इनफैक्ट शी ऑल्सो रियलाइजेस दैट सही बात है, अगर प्रोडक्ट ही लोकल सेलर से लिया जाता तो एटलीस्ट उसको जाके आप डायरेक्टली बोल तो सकते थे कि आपने गलत प्रोडक्ट दे दिया। तो यहां पर पॉइंट प्रूव करने का कोई इशू नहीं है। रिलीज हर फ्रस्ट्रेशन, डेफिनेटली यस, क्योंकि आपको जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो गुस्सा हो रहा है, उसको एटलीस्ट फीडबैक लिख के आप रिलीज तो कर सकते हैं कि हाँ चलो मैंने उसको अपना जो ऑब्जेक्शन है, अपना जो अप्रीहेंशन है वो मैंने यहां पर उसके सामने नोट कराया है। तो ये एक आंसर हमारा हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या है?
कोर्स द ई कॉमर्स वेबसाइट टू पनिश द सेलर। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप रेटिंग दे सकते हैं, पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट को ये नहीं कर सकते कि उसको कोर्स कर दें कि आप उसको सेलर को पनिश करें। डेफिनेटली आपके फीडबैक और आपकी रेटिंग से उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, बट ई कॉमर्स वेबसाइट को आप कोर्स कर पाए ये पर्पस तो नहीं हो पाएगा। इंस्टिगेट पीपल अगेंस्ट द सेलर, यहाँ कोई लड़ाई नहीं छेड़ रहे हैं कि भाई अब उनके अगेंस्ट हम कोई युद्ध, एक वॉर हमने कर दिया है। बेसिक पर्पस ये है कि आपने जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना था आपने नहीं किया, और मैं आपको इसके लिए कंप्लेन कर चुकी हूं, आपने फिर भी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, तो अब मेरे पास क्या इशू है। आपको फीडबैक ही लिख सकती हूँ कि आपने ये गलत किया है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो कोई इस तरह से बाकी लोगों को हम उसके अगेंस्ट में हम इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, ये पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। एन एक्ट ऑफ सोशल सर्विस, एक फीडबैक लिखने से आपको लगता है एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, एक पिलो कवर, उसका फीडबैक लिखने से एक सोशल सर्विस होगा? नहीं। तो विदाउट डाउट सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फीडबैक कॉलम दीप्ति अवॉर्डेड 1 स्टार आउट ऑफ द मैक्सिमम 5 स्टार्स टू द सेलर एंड डिस्क्राइब्ड हर नेगेटिव एक्सपीरियंस। जो जेन्युइन था उन्होंने वो किया। लेटर दैट इवनिंग द सेल्स हेड कॉल्ड एंड प्लीडेड विद हर टू रिट्रैक्ट हर फीडबैक एंड अपग्रेड देम टू 5 स्टार as they had already fired the employee concerned. He appealed that they were a young organization and that their sales were getting badly affected. इन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल फीडबैक जेन्युइन था, इन्होंने किसी तरह का झूठ उसमें नहीं लिखा, जो उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने लिखा और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको स्टार रेटिंग दिया। आपने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया, इससे इनके एक्सपीरियंस पे इसका क्या असर पड़ा? और इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि आप एम्प्लॉय को फायर करें, इनका इंटेंशन था कि इनको सही प्रोडक्ट मिल जाता। अगर सही प्रोडक्ट इनको मिल जाता तो ना सिर्फ वो उनको 5 स्टार देती, काफी पॉजिटिव फीडबैक देती, इनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में कहती कि गलती से कोई चीज आ गई लेकिन उन्होंने कंपनसेट किया, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया। आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज। अभी उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल जेन्युइनली लिखा है। गिवन द सर्कमस्टांसेस व्हाट शुड बी द आइडियल रिस्पॉन्स, क्या होना चाहिए? शी शुड रिटेन द फीडबैक बट अवॉर्ड 3 स्टार एज अ कंसोलेशन मेजर। मैं यहाँ पर अपना कंसोलेशन करने के लिए नहीं, अगर मैं फीडबैक दे रही हूँ तो बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक दे रही हूँ। आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपका जो वर्किंग था उससे मैं खुश नहीं हूं, तो मैं आपको 3 स्टार सिर्फ कंसोलेशन के लिए देना चाहूं, ये समझदारी नहीं होगी। शी शुड स्टिक टू हर फीडबैक एंड द स्टार्स अवॉर्डेड सिंस शी रिपोर्टेड ओनली व्हाट हैड टेकन प्लेस। डेफिनेटली यस, सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। शी शुड रिट्रैक्ट द फीडबैक एंड अवॉर्ड 5 स्टार एज द सेलर हैज ऑलरेडी पनिश्ड द कंसर्न एम्प्लॉय। मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं था कि आप एम्प्लॉय को कंसर्न करें, मैंने किसी एम्प्लॉय से प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, कंपनी से मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, तो अकाउंटेबिलिटी कंपनी की है और कंपनी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे लगे कि वाकई में वो प्रोफेशनलिज्म यहां नजर आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि हम अपना फीडबैक रिट्रैक्ट कर लें और 5 स्टार रेटिंग दे दें, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। शी शुड ऑर्डर अगेन विद द सेम सेलर एंड शेयर हर रिन्यूड एक्सपीरियंस। मेरे पास में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे पास 2 ऑलरेडी पिलो कलर कवर एक्स्ट्रा आ चुके हैं, मैं तीसरा ऑर्डर और क्यों करूं और फिर ये उम्मीद करूं कि वो फीडबैक अच्छा आएगा तब मैं फीडबैक अच्छा दूंगी। अगेन ये उनका इंटेंशन नहीं है। शी शुड रिट्रैक्ट द फीडबैक एंड अवॉर्ड 5 स्टार सिंस सेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड। ये मेरी कंसर्न नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन की कंसर्न है। अगर उनको फीडबैक और रेटिंग के लिए इतनी ही चिंता थी तो उन्हें इंश्योर करना चाहिए था कि सही प्रोडक्ट डिलीवर हो। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द सेल्स हेड इंक्वायर्ड इन केस यू आर यूजिंग द कॉटन पिलो कवर्स एंड लाइक देम काइंडली रेट देम ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज उन्हें रेट करें। इट विल हेल्प अस सर्व आवर कस्टमर्स बेटर। लेटर दैट इवनिंग हर फादर रिमार्क्ड, यू नो आई रियली लव दीज पिलो कवर्स दो आई एम नॉट श्योर व्हाई यू बॉट सो मेनी ऑफ देम। जरूरत क्या थी, एक ही आना में काम हो जाता, आपने 2 क्यों खरीद लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस गिव्स दीप्ति द बेस्ट रैशनल टू इग्नोर द सेल्स हेड्स रिक्वेस्ट। यहां पर इश्यू क्या है? आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, गलती हो सकती है, पर उस गलती को सुधारा नहीं गया, ये प्रोफेशनलिज्म लैक कर रहा है। तो यहां पर मेरे लिए अगर फीडबैक ही मुझे देना होता और सब कुछ सही होता तो मैं उसको तब मानता जब सेल्स हेड मुझे फोन नहीं करते, वो मुझे वो प्रोडक्ट डिलीवर करते ये जानते हुए कि गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, क्योंकि मैंने फीडबैक दे दिया है। तो मेरे पास में सही प्रोडक्ट अगर आ जाता तो अभी भी मुझे महसूस होता है कि नहीं, कंपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन रख रही है। यहां तो क्या हुआ कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आप एक काम करिए, यूज करें, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो हमें आप फीडबैक दे दीजिए, पर यह सही तरीका नहीं। एक्सीडिंग टू द रिक्वेस्ट विल इंप्लाई दैट शी वाज रॉन्ग इन ऑर्डरिंग सैटिन पिलो कवर्स इन द फर्स्ट प्लेस। कि ऑर्डर जो सैटिन पिलो किया वही गलत था,
आपके पास प्रोडक्ट आया, आप उसको यूज कर रहे हैं और आप चलो इसको पसंद भी कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑर्डर ही गलत किया था। ऑर्डर आपने सही किया था, मजबूरी में आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ा है, ये आंसर नहीं होगा। इफ द सेलर ट्रूली केयर्ड अबाउट कस्टमर्स दे वुड हैव शिप्ड द सैटिन पिलो कवर्स बाय नाउ। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनकी जो रिक्वेस्ट आई है सेल्स हेड की तरफ से फीडबैक की, वो मुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उनको कस्टमर के लिए कोई मतलब ही नहीं है, वरना वो अब तक सैटिन पिलो कवर्स भेज देते। हर रिव्यू विल लैक क्रेडिबिलिटी सिंस देयर इज नो प्रूफ दैट शी परचेज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट परचेज किया है वो तो सारे प्रूफ है, पर इससे क्रेडिबिलिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है। एक्सीडिंग टू द रिक्वेस्ट बेनिफिट्स जस्ट द सेलर व्हाइल हर सोर एक्सपीरियंस रिमेन्स। उनका सोर एक्सपीरियंस अभी भी रहेगा और बेनिफिट हो जाएगा, तो उसको इग्नोर इसलिए कर देना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने जो ऑर्डर किया वो आपको नहीं मिला, तो जब तक आपको चीज नहीं मिलेगी आप कैसे पॉजिटिव फीडबैक उनको दे सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए जो आपने परचेज किया पर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये आंसर नहीं होगा। कॉटन पिलो कवर्स वर डिलीवर्ड एरोनियसली, बिल्कुल ठीक है। हेंस द सेलर डज नॉट डिजर्व अप्रिसिएशन। गलती हो गई है इसका मतलब ही नहीं अप्रिसिएशन नहीं हो सकता। अगर उन्होंने फिर सही प्रोडक्ट भेज दिया होता तो अप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलता। ये आंसर भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट सेट पर फोकस करते हैं। राकेश हु हेल्ड फ्रॉम धनबाद वर्कड इन जमशेदपुर विद SPCIL, a government construction company. Although HR policies concerning job security and work-life balance attracted Rakesh to SPCIL, over time he found his work monotonous with no growth opportunities. However, the proximity to Dhanbad enabled him to visit his parents at his convenience. तो कुछ एडवांटेज है इस जॉब के, सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड नियरनेस टू धनबाद so that he can visit his parents at his convenience. अगेंस्ट क्या जा रहा है पॉइंट, वर्क मोनोटोनस हो गया आफ्टर सम टाइम और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही है। रिसेंटली राकेश अप्लाइड टू ग्रो एंड प्रॉस्पर GNP, a multinational company engaged in construction related operations making inroads into many Indian states. GNP interviewed Rakesh and offered him 3 times his current salary at SPCIL. तो फाइनेंशियल काफी अच्छा रिटर्न यहां पर उम्मीद हुआ है। While considering GNP's offer, Rakesh pondered over the following facts. कुछ फैक्ट्स हमारे सामने हैं, पहले क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। Which of the following combinations of the above facts will best help Rakesh decide on joining GNP? तो प्रोबेबली हमें कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जहां पर जो ड्रॉबैक यहां नजर आ रहे हैं जॉब में वो वहां पर एडवांटेज में बदल जाए। फर्स्ट ऑप्शन, अ रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी मेड पुअर परफॉर्मेंस पनिशेबल बाय सैलरी रिडक्शन और डिसमिसल। जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उनके अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाएगा, पर व्हाट अबाउट जो अच्छा काम कर रहा है, क्या उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशन दिया जाएगा, क्या उन्हें कुछ चैलेंजिंग जॉब के लिए दिया जाएगा, ये कुछ भी नहीं बता रहा है, तो इसे हम अपने आंसर में शामिल नहीं करना चाहेंगे। सो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को हम एक बार को रिजेक्ट कर सकते हैं। The first assignment at GNP is a bridge construction project in a village near धनबाद। इससे एक फायदा होगा, जो प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज था धनबाद के साथ, सो दैट वो अपने पेरेंट्स को अपने कन्वीनियंस पे विजिट कर सके, वो ये अभी भी कर सकेंगे। तो यस, ये एक उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। With his current savings, Rakesh need not depend on regular income for at least 6 months. अगले 6 महीने रेगुलर इनकम की चिंता नहीं करनी है, अभी उनके पास सेविंग्स है। ये सिचुएशन तो तब अराइज होती है जब मान लीजिए आपका किसी रीजन से कोई जॉब छूट जाता है, उस समय आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास सेविंग है, मैं फोकस कर सकता हूं अभी जॉब सर्च के ऊपर, अभी मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पर। तो जो ऑप्शंस जिनमें 3 शामिल है उन्हें अगर हम हटा दें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन एक बार 4th एंड 5th को भी रीड कर लेते हैं। दो एन एग्जेम्पलरी परफॉर्मर राकेश हैज हार्डली बीन रिकॉग्नाइज्ड एट SPCIL। तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, प्रोबेबली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो इसलिए स्विच ओवर करना समझदारी होती है। यस, ये हमारे आंसर में हम कंसीडर करेंगे इस फैक्ट को। बेस्ड ऑन द एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू एट GNP, राकेश विल ईदर अर्न डबल द सैलरी और गेट फायर्ड। डेफिनेटली इसको हम शामिल यहां पर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या समझ में आया, अगर हम 5th पॉइंट को देखते हैं कि यहां पर आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको सैलरी डबल मिलेगी, नहीं करेंगे तो आप परफॉर्मेंस नहीं करने के कारण आपको फायर भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि राकेश एग्जेम्पलरी परफॉर्मर हैं और SPCIL में उनको कोई यहां पर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें मालूम है कि अगर यही परफॉर्मेंस मैंने इस प्राइवेट कंपनी में शो की
तो मुझे ग्रोथ भी मिलेगी। और एक और एडवांटेज है कि जो पहला प्रोजेक्ट है वो मेरे प्रॉक्सिमिटी है, फाइनेंशियल रिटर्न तो मुझे मिल ही रहा है और इससे मैं अपने पेरेंट्स को विजिट कर पाऊंगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल मलिंग ओवर द ऑफर राकेश कंसल्टेड Manikandan, his trusted senior at SPCIL. Manikandan, who had friends in GNP, disclosed that it preferred government employees for its projects in Jharkhand, Bihar, and Chhattisgarh. Once the project is completed, GNP may not need your skills, observed Manikandan. Which of the following, if true, will best enable Rakesh to decide on the offer? पैसा तो दे रहे हैं, ट्रिपल सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जो उनके ट्रस्टेड सीनियर हैं उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जीएनपी में, जो ये बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेफर करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को इन स्टेट्स में कंप्लीट करने के लिए। एक बार इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आपकी जरूरत इन्हें नहीं होगी। दैट मीन्स आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ या सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू GNP quizzed if Rakesh would sustain his relationship with his former colleagues at SPCIL. पुराने कलीग के साथ अपने रिलेशन सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इससे जॉब ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का इशू नहीं होगा। कंसर्न यहां पर क्या है कि आपका इस्तेमाल करके आपको हटाया जा सकता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। थ्रू सोशल मीडिया राकेश डिस्कवर्ड दैट मणिकांदन्स कॉन्टैक्ट हु हैड लेफ्ट SPCIL टू जॉइन GNP इज नो लॉन्गर विद GNP। बट क्योंकि मणिकांदन एक ट्रस्टेड सीनियर है तो यहां पर उनके ऊपर कोई डाउट तो हो ही नहीं रहा है कि उन्होंने जो बात की है वो सच है या नहीं है। तो पहले पता किया जाए कि जिसके बारे में ये बात कह रहे हैं वो पर्सन है भी या नहीं है, या वो उनके साथ है या कहीं और काम कर रहा है। ये यहां पर इशू नहीं होगा। सीनियर लेवल एम्प्लॉइज एट GNP हु बिगेन देयर करियर इन सिमिलर प्रोजेक्ट्स आर नाउ कन्फाइंड टू देयर डेस्क एट द हेड ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। मतलब ऑलमोस्ट एक डिकेड के साथ वही डेस्क ऑफिस में आ गए, शुरुआत में उन्होंने ज्वाइन किया था। दैट मीन्स अल्टीमेटली वो भी उसी सिचुएशन में चले गए हैं जिस सिचुएशन में वो आज है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही है और वर्क मोनोटोनस हो रहा है। तो अगर ये कुछ समय बाद इस कंपनी में भी होगा तो फिर क्या फायदा है आज गवर्नमेंट की इस जॉब को छोड़ के और एक प्राइवेट कंपनी में फॉर शॉर्ट बेनिफिट जाने का। ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। As GNP also planned to enter 2 southern states, it has decided to recruit people from those states. वहां पर जा रहे हैं नए स्टेट्स में, तो वहां के लोगों को हायर करना चाहते हैं। उससे आज जो उनको प्रोजेक्ट या ऑफर मिल रहा है उसे ज्वाइन करने या नहीं करने का कोई लिंक ही नहीं, क्योंकि आज जो प्रोजेक्ट मिल रहा है अगर वो जेन्युइनली उनको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए मिल रहा है, इसकी क्या ड्यूरेशन है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम। हमें लॉन्गर बेनिफिट देखना है कि क्या कंपनी जिस प्रॉमिस के साथ आज हमें अपने साथ जोड़ रही है, क्या ये एसोसिएशन लॉन्गर रन में ये ग्रोथ, ये परफॉर्मेंस बोनस सब कुछ क्या ये मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, अगर रहेगा तो ये सब को कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन पे भी नजर डाल लें। मणिकांदन स्टॉप्ड बोथ ऑफ हिज सन फ्रॉम टेकिंग अप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स गिवन हिज लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। मणिकांदन अपने बच्चों को क्या करने से रोक रहे हैं या क्या नहीं करने से रोक रहे हैं, इससे इनके डिसीजन लेने पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर हम ये माने क्योंकि उनकी लॉयल्टी है इसलिए वो हर एक पर्सन को रोक रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस केस में हम इसे भी अपना आंसर मार्क नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, राकेश इन हिज करंट जॉब came across incidences of bribing private sector officials. He wondered if he might have to bribe government officials while at GNP. He reflected on his interview with GNP. Question क्या पूछा गया है? Which of the following sequences of the above statements is in the most appropriate descending order of bribing undertones? Bribing पर हमें फोकस करना है। इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में क्वेश्चन हो सकता है उनसे इंटरव्यू में पूछे गए। The interviewers were puzzled how Rakesh could manage his EMIs with his current income. इसका मतलब है ये कि इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है कि क्या आप ब्राइब लेते हैं, क्या आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है या नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम कम है और आप अपना EMI जो पे कर रहे हैं ये कंपेरेटिवली काफी हाई है, तो कैसे मैनेज करते हैं। ये सवाल पूछने का मतलब ये है कि ये पूछना कि क्या अदर देन ये जो आपकी इनकम सैलरी के थ्रू आती है, क्या आपकी कोई एड ऑन इनकम भी है या नहीं है। तो ये ब्राइबिंग के बारे में बात कर रहा है। वन इंटरव्यू वॉज कॉन्स्टेंटली प्रोबिंग हाउ राकेश मैनेज्ड टू मीट हिज प्रोजेक्ट डेडलाइंस विद लिटिल कोऑपरेशन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स।
आपके सबॉर्डिनेट्स ने आपको कोऑपरेट नहीं किया, तो आपने ये प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया? क्या कोई तरीका अपनाया आपने? क्या किसी तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को तो नहीं दिया? दैट मीन्स आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं एक बिगर उसके लिए कि ठीक है मुझे मेरा पैसा मिल रहा है, मैं इनमें से कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो दैट हमारा डेडलाइन कंप्लीट हो जाए, हम सबको फायदा मिल जाए। ये भी एक तरीका है पूछने का कि आप ब्राइब के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है, क्या आप खुद किसी और को भी ब्राइब देते हैं या नहीं देते हैं। हो सकता है वो आपका जूनियर हो अपना काम निकलवाने के लिए। What would you do if your project has a fortnight's deadline and it takes a month to obtain a permit? Asked another interviewer. ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया। काम करना है आपको फोर्टनाइट में, पर आपको परमिट मिलने में ही 1 महीने लगेगा, तो आप कैसे मैनेज करें? अब परमिट जल्दी कैसे लाएंगे? इसका मतलब है क्या किसी अदर वे राउंड जाके कुछ पैसा देके आप अपना काम कराना चाहेंगे? तो ये ब्राइब देने पर फोकस कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A question that intrigued Rakesh was, should a pack of dacoits share their loot with one of their gang who had killed a bystander against their motto, "Thou shall not kill"? यहाँ बस क्या है, हमारा मोटो है "Thou shall not kill", लेकिन एक बाईस्टैंडर को हम में से एक ने मार दिया है, तो क्या जो डेकोइट का पैक है उसको अपना लूट को शेयर करना चाहिए उस मेंबर के साथ में? यहां पर थोड़ा सा यह है कि आप सारे जने पैसा ले रहे हैं पर एक ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए था, तो क्या आप अपनी अर्निंग को उसके साथ शेयर करना चाहेंगे? तो पूछा तो ये भी गया है, बट ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में मॉरल ऑब्लिगेशन जैसा हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो थर्ड सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपने काम कैसे कराएंगे, क्या आप ब्राइब दे सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे सवाल भी ये है कि क्या उसे ब्राइब करना पड़ सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वायलेट जीएनपी? तो पहला चीज है कि क्या आप ब्राइब देने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। दूसरा, आप इस पूरे प्रोसेस से कंफर्टेबल हैं, क्या आपको भी ब्राइब कभी मिली है? वो है 1 में, तो मेरे हिसाब से 3 के बाद 1 आना चाहिए, फॉलोड बाय 2 कि क्या आप अगेन किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं या अपनी जो गवर्नमेंट आपका जॉब है उसमें भी क्या दूसरों को भी, जो आपके सबॉर्डिनेट्स अगर वो आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज कोऑपरेशन से, अगर टाइम पे आपको परमिशन नहीं मिला तो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, आप कुछ पैसा देकर उसको कर लेंगे। तो ये भी एक दूसरा तरीका है पूछने का कि क्या आप ब्राइब दे सकते हैं। और फोर्थ लास्ट में हमारा आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑर्डर होना चाहिए क्या 3, 1, 2, 4, फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। 2 individual towns, Jayanagar and Ramnagar, about 15 kilometers apart, are similar in land area, population, ethnic diversity, and per capita incomes. Jagdeep Singh owns a bakery named Lee Bagwit in Jayanagar. He specializes in croissants, masala bread, and whole wheat bread. Eggless cakes are also a favorite. प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि क्या चीज है जो इनकी स्पेशलिटी है और कौन सी चीज उनकी फेवरेट भी है साथ में। Among the 4 bakeries in Jayanagar, Jagdeep's bakery with a market share of 30% is second only to the oldest Lee Croissant Bakery, whose market share is 40%, second number पे है, and 40 and 30 70% market share दो जो फर्म्स हैं उनके पास में है। Lee Croissant commands a loyal customer base and does not offer eggless varieties. तो एगलेस वैरायटी ये ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, इनका लॉयल कस्टमर बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। जगदीप हैज डिसाइडेड टू ओपन अ ब्रांच इन रामनगर, तो क्या कंपैरिजन है जयनगर और रामनगर में? सिमिलर है लैंड एरिया, पॉपुलेशन, एथनिक डाइवर्सिटी एंड पर कैपिटा इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट रामनगर will best support his decision? First option, 3% of Lee Bagwit's current revenues comes from Ramnagar. That means वहां पर हमारा एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट बेस है, वहां पर हम कुछ प्रोडक्ट जो है वहां सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम वहां मेहनत करें तो हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत हमें नहीं करनी होगी। इस ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं। जगदीप हैज मैनेज्ड टू अक्वायर अ बिग स्पेस इन रामनगर एट ए नॉमिनल रेंट, क्योंकि आपने एक दूसरे टाउन में एक बड़ी जगह पर नॉमिनल रेंट पे आपने अक्वायर कर ली है, इट डज नॉट मीन कि वहां पर हम अपनी बेकरी शुरू कर दें, क्योंकि उसमें हो सकता है और एडिशनल कॉस्ट हमारी लग जाए, हम उसे मैनेज नहीं कर पाए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बिफोर स्टार्टिंग हिज ओन बेकरी, जगदीप वॉज सप्लाइंग ब्रेड टू मोस्ट बेकरीज इन रामनगर, अपनी खुद की बेकरी शुरू करने से पहले वो रामनगर में सप्लाई कर रहे थे। इस वजह से
वो रामनगर के अंदर अपनी ब्रांच खोलें या नहीं खोलें उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। एक रीजन तो ये हो सकता है कि ठीक है वहां पर हम सप्लाई कर रहे थे, तो अगर हम आज अपना बेकरी खोलते हैं तो वो जो सप्लाई हम कर रहे थे वो हम वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन इससे हम बेकरीज को जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर हमें बात की गई है, हमारा जो कस्टमर है उसके बारे में हम क्या कहेंगे। और अगर उन बेकरीज को हम यहां से ही सप्लाई कर सकते हैं तो फिर वहां पर एक और बेकरी ओपन करके अपनी कॉस्ट को बढ़ाने का क्या फायदा। वहां जाने का फायदा तो तब है जब हमें ये स्कोप मिले कि हम वहां पर और जो कस्टमर्स हैं उन्हें भी सर्व कर सकते हैं और आज जो रेवेन्यू बेस वहां से कम आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा आ सके। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। रामनगर इज सर्व्ड बाय 4 बेकरीज with the two largest bakeries having market share of 55% and 25% respectively। वहां 2 लार्ज बेकरीज हैं, उनका मार्केट शेयर दिया गया है, इसलिए हमें अपनी भी वहां पर ब्रांच खोलनी चाहिए। हमें नहीं मालूम क्यों ये 55% है, क्या इनका क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रांग है या नहीं है, क्या बाकी वीक प्लेयर्स हैं। अगर वो थोड़ी जानकारी मिले तो डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ये आंसर नहीं होगा। लिक्रोइसेंट्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10% बिकॉज लिक्रोइसेंट जो है उनकी रामनगर ब्रांच का मार्केट शेयर 10% ने स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए हमें अपनी ब्रांच वहां खोलनी चाहिए। नहीं, हमें अपनी ब्रांच खोलनी चाहिए क्योंकि हमें वहां पर फायदा नजर आ रहा है, वहां ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। यह आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप विशेस टू ओपन अ 100% एगलेस ब्रांच इन रामनगर। टू एक्सप्लोर फिजिबिलिटी ही कलेक्टेड द फॉलोइंग फैक्ट्स। ना यहां फोकस क्या है, एगलेस ब्रांच खोलनी है रामनगर में 100%। क्वेश्चन पे पहले एक बार नजर डाल लें, फैक्ट पर नजर डालने से पहले। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन बिलो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस चूज द वन दैट बेस्ट सपोर्ट्स जगदीप्स डिसीजन। तो यहां फोकस है 100% एगलेस ब्रांच। एक बार हम जरा स्टेटमेंट सारे पढ़ लेते हैं। एगलेस प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ ली बेगवेट्स सेल्स। ये 30% है तो सही, लेकिन ये कहां पर है, जयानगर में है, रामनगर में तो उन्होंने प्रपोज किया है। अब ये जो क्लाइंटेज है ये क्या चीज मांग रहा है, हमें ये कंफर्म जब तक नहीं होगा क्या रामनगर में इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तब तो वहां जाना समझदारी है। लेकिन हाँ, ये भी एक हमारा कंसिडरेशन हो सकता है कि वहां की प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है 30% जो सेल्स हो रही है वो एगलेस प्रोडक्ट से हो रही है। दैट मीन्स लोग हमारा एगलेस प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो अगर हम 100% एगलेस लॉन्च वहां पर करें तो इससे भी हमारी सेल्स को फायदा मिल सकता है। एटलीस्ट 20% ऑफ ऑल बेकरी सेल्स इन रामनगर इज फ्रॉम एगलेस प्रोडक्ट्स। वहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट है। 20% जितनी भी बेकरी की सेल्स हो रही है वो एगलेस प्रोडक्ट से हो रही है। तो सबसे पहली वजह ये डिसीजन लेने का कि वहां पर हम एगलेस ब्रांच खोलें, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि वहां पर एगलेस प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा है। द एगलेस वेराइटीज ऑफ ली बेगवेट कंटेन मिन्यूट ट्रेसेस ऑफ एग। अगर उसमें मिन्यूट ट्रेसेस ऑफ एग हैं तो फिर एगलेस ब्रांच खोलना ये तो बिल्कुल समझदारी नहीं होगी यहाँ पर। तो जहां जहां पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ रहा है या थर्ड स्टेटमेंट फैक्ट हमारे लिखा हुआ रहा है उसे हमें हटाना होगा। ली बेगवेट करेंटली मेक्स 3% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम रामनगर कस्टमर्स एंड ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम एगलेस प्रोडक्ट्स। ये भी एक स्ट्रॉन्ग हमारा रीजन होगा। एंड ली क्रोसेंट्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स, ली क्रोसेंट से हमें कोई मतलब नहीं है वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जहां जहां पर स्टेटमेंट 5 या फैक्ट 5 है उसे हम हटा दें तो थर्ड ऑप्शन और उसी ऑर्डर में हमारा आंसर होगा। सेकंड क्या कह रहा है कि बहुत डिमांड है। 20% सेल्स कहां से आ रही है, एगलेस प्रोडक्ट से, और खुद के जो 3% रेवेन्यू आ रहा है जो रामनगर कस्टमर से आ रहा है, और ये सारा का सारा कहां से आ रहा है, एगलेस प्रोडक्ट से। मतलब वहां पर जहां पर मैं 100% एगलेस ब्रांच अपनी ओपन करना चाहता हूं वहां पर ऑलरेडी मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड है। एंड देन ओवरऑल सेल्स का मेरा 30% कहां से आ रहा है, एगलेस प्रोडक्ट से। सो डेफिनेटली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा आंसर ऑर्डर होगा 241, दैट इज थर्ड ऑप्शन। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ न्यूज़पेपर जगदीप हैज लर्न्ड दैट अमेरिकन्स यूज देयर ओन ovens टू बेक रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय सम बेकरीज। रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स आपने दे दिया, आप अपने घर जाएं खुद उसे आप बेक कर सकते हैं। दिस आइडिया इज apparently catching up in Indian metros as well कि आपके पास अवन है, आप बेकरी से रेडी टू बेक प्रोडक्ट लाए, बेक किया और आपने उन्हें कंज्यूम किया। जगदीप wants to try out in his bakery. He has gathered the following facts. Again, facts पढ़ने से पहले क्वेश्चन पे नजर डालें। Select the best of the following sequences of the above facts in descending order of effectiveness to support जगदीप। सबसे पहला फैक्ट क्या है, US bakeries that also sell ready to bake products earned higher revenues compared to those that do not। तो इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर आप रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू
उनके मुकाबले ज्यादा है जो ये नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम भी ये काम शुरू करें तो चांसेस हैं कि हमें भी हायर रेवेन्यू मिल सकता है। यस, ये कंसिडरेशन का पॉइंट तो है। अराउंड 7% ऑफ जगदीप्स रेगुलर कस्टमर्स ओन बेकिंग ovens इन देयर। जो मेरे रेगुलर कस्टमर है उनमें से 7% के पास बेकिंग ओवन है। हम बात क्या कर रहे हैं, रेडी टू बेक ओवन जो प्रोडक्ट है उनको देने की। ना ये वो वही यूज कर पाएंगे जिनके पास या तो ओवन है या जो इस तरह का ओवन परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। सो दो इससे रेवेन्यू तो बढ़ सकता है फर्स्ट अगर हम स्टेटमेंट को देखते हैं, पर इसमें दिक्कत क्या है कि रेवेन्यू तो तब बढ़ेगा जब लोगों के पास ओवन होगा या वो ओवन खरीदने वाले होंगे, अदरवाइज ये पर्पस सॉल्व यहां पर नहीं होगा। तो जो सेकंड फैक्ट है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 7% ऑफ रेगुलर कस्टमर्स के पास है। तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना है उसका बेस ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। द सेल ऑफ बेकिंग ovens इन इंडिया इज फोरकास्ट टू इंक्रीज 12% एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रुक जाएगी, ये सेल और बढ़ रही है बेकिंग ovens की। दैट मीन्स मोर एंड मोर कस्टमर्स विल बाय सच प्रोडक्ट जिनको हम कहेंगे रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स। तो ये फ्यूचर को ध्यान रखते हुए बात कर रहा है। 2 बता रहा है करंट सिचुएशन, 3 फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो 2 3 से पहले आना चाहिए। 50% ऑफ जगदीप्स रेगुलर कस्टमर्स आर फुल टाइम वर्किंग कपल्स। यस, हम कह सकते हैं वर्किंग कपल्स हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, तो अगर रेडी टू बेक प्रोडक्ट आया फटाफट उन्होंने उसको बेक किया और उसको उन्होंने यूज कर लिया। हाँ, ये भी एक रीजन है, बट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन की कैटेगरी में हम इसको नहीं प्लेस कर सकते हैं। ये फेवरेबल तो है बट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन इंडियन मेट्रोज रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स गिव हायर प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर हो क्या कि भाई अगर आप रेडी टू बेक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो इनसे प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट्स को हम अरेंज करने की कोशिश करें इन ऑर्डर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो है करंट सिचुएशन पे फोकस करना। जिस प्रोडक्ट पे मैं शिफ्ट होना चाहता हूं क्या उसको सेल करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लोगों के पास है या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सबसे पहले। नंबर 2, अब फ्यूचर में क्या इसकी रिक्वायरमेंट कहीं स्टेगनेट तो नहीं हो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है कि अगली 3 साल तक तो 12% के हिसाब से बढ़ने वाली है। दैट मीन्स मार्केट बढ़ेगा। तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3। हम ऑप्शंस पे अगर नजर डालते हैं तो 2 के बाद 3 सिर्फ यहां पर आ रहा है। एक बार इन सारे सेंटेंसेस को देख लें। फिर 5 बता रहा है कि अगर हम ये करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। 1 क्या बता रहा है कि ना सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, आपका ओवरऑल रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। और 4 कह रहा है ये बताने के लिए कि हाँ हमारा जो कस्टमर बेस है उनमें से भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोबेबली वो इस तरह का प्रोडक्ट यूज करना पसंद करेंगे। तो विदाउट डाउट 4th ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम फोकस करते हैं नेक्स्ट सेट पर। अ पावरफुल इंटेलिजेंट किंग वनमाली once ruled over an ancient kingdom, one Rajya. The kingdom was known for its high mountains and sprawling plains. 90% of its land was under forest cover. Trade in forest produce was the mainstay of its economy, supported by subsistence agriculture. तो जो इकोनॉमी है उसके 2 मेजर कंपोनेंट है, ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, subsistence agriculture. With the increase of population, over time, the forest in the plains was cleared for agriculture. The forest in the mountains continued to supply nutrient-enriched water and an abundant forest produced to the plains. As a result, agricultural yields were bountiful. The plains prospered as compared to the mountains. First question क्या है? The increasing prosperity of the plains people tempted those in the mountains to divert forest land for agriculture. Vanamali was afraid that expansion of agriculture would result in deforestation of the mountains. तो जो किंग है वनमाली वो नहीं चाहते कि डिफॉरेस्टेशन हो क्योंकि उसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं। Which of the following is the best course of action for Vanamali to conserve the mountain forest? तो माउंटेन फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, पर यहां पर एक इशू और है कि जो प्लेन्स के लोग हैं उनकी तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है और जो माउंटेन पे हैं उनके मुकाबले उनकी थोड़ी सी कम है माउंटेन वालों की। तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही है। तो हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है कि डिस्पैरिटी भी ना हो और साथ में हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो भी मेंटेन रहे। फर्स्ट ऑप्शन, इंस्टीट्यूट अ मैकेनिज्म दैट एंश्योर्स प्लेन्स पीपल पे रॉयल्टी
टू बी ट्रांसफर्ड टू माउंटेन पीपल फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो प्लेन्स में लोग हैं वो ज्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं, तो एक काम किया जाए, उनकी प्रॉस्पेरिटी का, उनके पैसे का कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, माउंटेन लोगों की तरफ, सो दैट वो अपने जो फॉरेस्ट कवर है उसे मेंटेन रखे, फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो जाएगा और ओवरऑल जो हमारा इंटेंशन है कि हमारा फॉरेस्ट कवर मेंटेन रहे वो भी कवर हो जाएगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। डिक्लेयर अ माउंटेन डे व्हेन पीपल प्लेन्स पीपल मीट एंड थैंक माउंटेन पीपल फॉर सस्टेनिंग देयर एग्रीकल्चर। आपने उनको जाके थैंक कहा, बड़ा अच्छा जेस्चर है आपका, लेकिन इससे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी तो आ रही है, और वो डिस्पैरिटी है जिसके कारण वो अपने जो फॉरेस्ट का कवर है उसको हटा के एग्रीकल्चरल लैंड में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो थैंक देना यहाँ पे पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट विद पावर्स टू पनिश दोज हु फेल ट्रीज। यस, एज अ किंग ये आपकी कैपेसिटी है कि आप एक कमेटी बना दें और अगर कोई पेड़ गिराता है तो आप उसको पनिश कर दें, पर ये एक्ट जो होगा इट्स मोर ऑफ अ डिक्टेटरशिप वाला एक्ट होगा। आप प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल के बस अपनी पोजीशन का एक एडवांटेज आप यहां पर ले रहे हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। अर्ज द एल्डर्स ऑफ द माउंटेन्स टू कम अप विद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट एंश्योर नो इरोजन ऑफ फॉरेस्ट कवर। आप ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डेवलप करें जिससे कि हमारा फॉरेस्ट कवर इरोड ना हो। ठीक है, ये एक सलाह आप दे सकते हैं उनसे, आप उनके एक्सपीरियंस से मान सकते हैं, लेकिन फिर इससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन स्टिल फोर्थ से बेटर होगा। लेवी अ टैक्स ऑन ट्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेन्स टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाईज टू माउंटेन पीपल। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उस पर हम टैक्स लगाएं, क्रॉस सब्सिडाइज करें, सप्लाई टू माउंटेन पीपल। ठीक है, इससे पर्पस अगेन सॉल्व थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन ओवरऑल ये जो टैक्स आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप टैक्स लगा रहे हैं किस पर, ट्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेन्स टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाईज टू माउंटेन पीपल। इनडायरेक्ट वे में आप बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टली हम ये कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, जो ये कह रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म हम इंस्टीट्यूट करें जो इनको रॉयल्टी देने के लिए कहे, क्योंकि वो उसको कवर को मेंटेन कर रहे हैं। वो चाहे तो वो भी एग्रीकल्चरल लैंड में बदल सकते हैं, लेकिन उससे फिर प्लेन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां से जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, वाटर आ रहा है और बहुत सारे बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो एक रॉयल्टी यहां पर देना, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट देना समझदारी होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनमाली अफ्रेड ऑफ फर्दर डिफॉरेस्टेशन इश्यूड अ डिक्टेट अगेंस्ट फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द माउंटेन्स। अब कोई पेड़ नहीं काट सकता है। इन ड्यू कोर्स थैंक्स टू द बूमिंग एग्रीकल्चर द किंग अलॉन्ग विद प्लेन्स पीपल बिगेन टू प्रॉस्पर। जो प्लेन के लोग हैं उनको तो फायदा हो रहा है, किंग को भी फायदा हो रहा है। हाउएवर माउंटेन पीपल बिकेम रिलेटिवली पुअर थैंक्स टू वनमालीज डिक्टेट। आप उनको पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं और उनके पास में सिर्फ वो जो एक सोर्स है इनकम का, केवल वही एक लिमिटेड सोर्स है, वो फायदा जो प्लेन्स के लोगों को मिल रहा है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड माउंटेन पीपल चूज टू बेस्ट प्रोटेक्ट देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट? नंबर 1, सेल फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली टू द नेबरिंग किंगडम्स। आप नेबरिंग किंगडम में जाके उसको बेचेंगे, आप बेच तो यहां भी रहे, ऐसा नहीं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। बात यह है कि आपको वहां पर वो पैसा नहीं मिल रहा है जो कि एग्रीकल्चर के कारण लोगों को यहां मिल रहा है। तो यस, एक थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है अगर आप जाके हायर प्राइसेस वहां से ले सकें, लेकिन एक्सक्लूसिवली प्राइस पे अगर आप सेल करने जाएंगे, अगेन फिर आपके साथ एक इशू है कि आपके किंग उसके अगेंस्ट भी आपको ऑर्डर दे दे कि आप सिर्फ अपने ही जो किंगडम है उसी में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में राजा के साथ में एक तरह से फाइट, समझदारी नहीं होगी, तो ये आंसर हम मार्क नहीं करेंगे। सीक एम्प्लॉयमेंट इन द प्लेन्स, अपनी जड़ों को छोड़ के, अपनी रहन सहन को छोड़ के प्लेन में जाके किसी के नौकरी कर लेने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। इग्नोर वनमालीज डिक्टेट एंड डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, किंग के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो ये समझदारी नहीं होगी, आपके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है। चार्ज ए प्रीमियम ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इश्यू हंटिंग परमिट्स, यस ये वो कर सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो उनकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, साथ में हंटिंग के भी वो परमिट इशू कर दें तो यहां से भी वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो बिना पेड़ों को गिराए अपने प्रोडक्ट को वो हायर प्राइस पे सेल करें तो उससे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, हंटिंग परमिट देंगे उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, किंग साथ में भी कहीं कोई इशू यहां पर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है। स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर्स टू द प्लेन्स, ये तो सिंपल लड़ाई वाली बात हो गई है कि आप ये ऐसा नहीं हो रहा है अब हम आपके यहाँ पानी ही नहीं जाने देंगे,
तो अगेन क्योंकि आप उस किंगडम का एक पार्ट हैं, आप इस तरह से डिसीजन नहीं लेते हैं। और हम लॉन्ग इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, द विलेज एल्डर्स ऑफ द माउंटेन्स हैड इन्फॉर्म्ड वनमाली अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीशियस मेटल इन अबंडेंस अंडर अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। लार्ज पार्ट है जिसके अंदर ये प्रीशियस मेटल है। दे प्लीडेड विद हिम टू रिपील हिज डिक्टेट एंड परमिट फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर माइनिंग। Vanamali knew that the precious metal would make his kingdom prosper. However, he was worried that mining would reduce the flow of nutrients, water and forest produce to the plains. तो एडवांटेज भी है पर नुकसान भी है। Vanamali's advisor Van Pandit presented the following action plans for his consideration. तो there are 5 action plans. क्वेश्चन पे पहले एक बार नजर डाल लें। Which of the following sequences of action plans in descending order of their ability to contribute to वन राज्य's sustainable prosperity, यहां पर फोकस है sustainable prosperity, will be the most appropriate for वनमाली। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड फोकस रखना है sustainable prosperity पर। यहां पर हम एक बार ऑप्शंस के थ्रू अगर चलने की कोशिश करें तो पहले हमें एक बार स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। रिपील द फॉरेस्ट डिक्टेट एंड चार्ज हेफ्टी रॉयल्टी फॉर माइनिंग इन द माउंटेन्स। आपको रॉयल्टी मिलेगी, डेफिनेटली आपका किंगडम प्रॉस्पर होगा, पर उससे दूसरा नुकसान क्या होगा? रिड्यूस द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द प्लेन्स। तो यहां पर जो प्लेन्स में प्रॉस्पेरिटी अभी आ रही है वो नहीं आएगी। तो ये एक तरह से लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और ओवरऑल जो बेनिफिट प्लेन्स को मिल रहा है उसे भी कर सकता है। जितने भी ऑप्शन हम देखेंगे उनमें फर्स्ट लास्ट में यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। एक बार हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड एनफोर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द प्लेन्स। आपने प्लेन्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, पर अगर आपने माउंटेन में परमिट कर दिया माइनिंग को और अनकंट्रोल्ड माइनिंग होने लगी तो प्रॉब्लम वही होगी कि न्यूट्रिएंट्स का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, वाटर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी हमारी नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी शुरुआत में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड बिगिन अफॉरेस्टेशन इन द प्लेन्स। माइनिंग परमिट कर दीजिए माउंटेन में, वहां पे फॉरेस्ट कवर अगर कम हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए प्लेन्स में फॉरेस्ट उगाना शुरू करिए। ठीक है, आप एक बार उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उससे दूसरे डिसएडवांटेजेस होंगे कि जो प्लेन्स हैं उनमें जो सप्लाई हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, जो एग्रीकल्चर में काफी फायदेमंद हो रहा है वो नहीं मिलेगी। तो अगेन सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी हमारे पास नहीं आ पाएगी। कंटिन्यू विद द फॉरेस्ट डिक्टेट इन द माउंटेन्स। हम तो बस यही करेंगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको आपका प्रेशियस टू मेटल मिला है, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि उससे फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय ना हो, उससे प्रॉस्पेरिटी भी आती रहे, प्लेन्स को भी नुकसान ना हो, माउंटेन लोगों को भी फायदा हो जाए। परमिट लिमिटेड माइनिंग इन रोटेशन बट मेंटेन द फॉरेस्ट डिक्टेट इन द रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स। लिमिटेड माइनिंग परमिट करिए, तो जो हमारे पास में मेटल है, प्रेशियस मेटल है, वो हमें मिलेगा, और ये भी कैसा? इन रोटेशन। लेकिन मेंटेन करिए कि फॉरेस्ट डिक्टेट जो है कि आप पेड़ों को नहीं गिरा सकते, वो बाकी माउंटेन्स में उसको आपको मेंटेन रखना होगा, जिससे कि धीरे धीरे आपका जो फॉरेस्ट है वो अपने आप का अपना एक जो इकोलॉजी सिस्टम वहां पर बना हुआ है उसे मेंटेन कर सके। तो सबसे पहला फिफ्थ जो स्टेटमेंट हमारा वो तो हमारा फर्स्ट होना चाहिए, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रॉब्लम को एक ढंग से एड्रेस करते हुए आंसर कर रहा है। फिफ्थ यहां पर भी है और यहां पर भी है, एक बार हम इसे भी हटा सकते हैं। अब हमें देखना है कि फिफ्थ के बाद 3 या फिफ्थ के बाद 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड एनफोर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द प्लेन्स। परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड बिगिन अफॉरेस्टेशन इन द प्लेन्स। 2 के मुकाबले 3 एक बेटर सॉल्यूशन होगा। आपने वहां माइनिंग परमिट की तो पेड़ गिरने शुरू हुए, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपने पेड़ों का कवर प्लेन में बना दिया। लेकिन अगर आपने कहा वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम सिर्फ यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कंप्लीट, वो हट जाएगा। तो 2 से पहले डेफिनेटली 3 आना चाहिए। तो यहां पर 2 पहले आ रहा है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 5, 3 एंड देन 2 कह रहा है कि रेन वाटर की जो हार्वेस्टिंग है वो करिए ताकि आपको पानी मिलता रहे। 4 कह रहा है कंटिन्यू विद द फॉरेस्ट डिक्टेट इन द माउंटेन्स, कि नहीं है तो ऐसा ही करेगा। और लास्ट 1 क्या कह रहा है कि ठीक है, मैं 4 ये कह रहा है कि मुझे बेनिफिट अभी नहीं दिखना है मेटल का, जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चल रही है हम उस पर चले। लेकिन ये भी समझदारी नहीं होगी कि आप अपॉर्चुनिटी को आप लॉस कर रहे हैं। और 1 कह रहा है लास्ट में क्या,
कि सारा डिक्टेट हटा दीजिए और जो करना चाहें वो करिए, हमें तो बस रॉयल्टी मिलती रहे। तो ये तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर